देखो बेटे, हमारी बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 3 है बेटे। हमारी बुक का चैप्टर नंबर 3 है बेटे। चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कि हम लोग जो इंडिया में अकाउंटिंग आपको पढ़ा रहे हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड जो अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है, या अकाउंटिंग को जो हम लोग आपको बताते हैं या उसके रूल्स बताते हैं बेटे, वो सारे रूल्स, वो कॉन्सेप्ट, वो कन्वेंशंस बेटे कहीं ना कहीं पहले ना डिफाइन की जा चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं। हम आपको बेटे वही सारी चीजें बताते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग उन एजम्पशंस को मानते हुए, हम उन कॉन्सेप्ट्स को, कन्वेंशंस को, उन कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए आपको अकाउंटिंग करना सिखाते हैं। बेटे ध्यान से देखेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस commonly known as generally accepted accounting principles और गैप्स। बेटे जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं या अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं या जो अकाउंटिंग की कन्वेंशंस हैं, उसको कॉमनली कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या गैप्स। बेटे वो ना बेसिक रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं हम लोगों को पैरामीटर्स जिसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंटिंग करनी होती है, जो हमें अकाउंटिंग को ऑपरेट करने के लिए बताते हैं कि हमें अकाउंटिंग को कैसे ऑपरेट करना है। दीज प्रिंसिपल्स आर द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। बेटे जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं वो तो प्रैक्टिकली करते हैं, तो ये प्रैक्टिकली अकाउंटिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई एक बेस होना चाहिए ना, थ्योरी का बेस होना चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स हमारे को बेटा वो थ्योरी का बेस प्रोवाइड करते हैं, ये प्रिंसिपल्स हमें वो थ्योरी का बेस प्रोवाइड करते हैं। They have been formulated so that the financial statements are drawn on uniform basis। बेटे ये सारे प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स क्यों फॉर्मुलेट किए गए, आप समझो मेरी बात को। ऑल ओवर इंडिया हम लोग सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। अगर हम लोग ना करें तो क्या होगा, हम दिल्ली में कुछ और अकाउंट्स पढ़ा देंगे, मुंबई में कुछ और रूल्स पढ़ा दें, केरला में कुछ और रूल्स पढ़ा दें, जम्मू कश्मीर में कुछ और रूल्स पढ़ा दें, तो बेटे यूनिफॉर्मिटी कहाँ पर आएगी। तो हम लोगों ने क्या करा बेटे, हम लोगों ने ना सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूनिफॉर्म बेसिस पर होती हैं, सारे रूल्स हर जगह सेम फॉलो किए जाते हैं। हम यहाँ पर बैलेंस शीट बोलते हैं तो बेटा मुंबई में बैलेंस शीट बोलेंगे, हम उसको तमिलनाडु में भी बैलेंस शीट बोलेंगे, JNK में भी बैलेंस शीट बोलेंगे, हम जिसको एसेट्स कहते हैं बेटा वो भी उसको एसेट्स ही कहेंगे। यानी यूनिफॉर्म बेसिस पर, सिमिलैरिटी बेसिस के ऊपर हमें अपने अकाउंट्स को बनाना होता है। सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बेटे यूनिफॉर्म बेसिस पर बनाते हैं क्योंकि हमारे पास सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सेम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और सेम अकाउंटिंग कन्वेंशंस फॉलो किए जाते हैं। सर ये सारे स्टैंडर्ड्स हमारे को कौन बताता है, ये सारे स्टैंडर्ड्स हमारे को कौन बना कर देता है। बेटे इंडिया में एक अकाउंटिंग बॉडी है, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। The Institute of Chartered Accountant of India ICAI has issued accounting standards। बेटे accounting standards मतलब जहाँ पे रूल्स लिखे हैं, to standardize the accounting practices adopted to produce financial statements। बेटे यहाँ पे हमारी सारी चीजों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, सारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, यूनिफॉर्म बेसिस पे लाने के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है और ये हमारे लिए मैंडेटरी होते हैं। बेटे कंपनीज एक्ट पहले 1956 था, अब ये चेंज हो गया है, मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बता दिया है, अब कंपनीज एक्ट 2013 हो गया है। तो कंपनीज एक्ट 2013 हैज मेड देम मैंडेटरी फॉर द मैनेजमेंट एंड आल्सो फॉर द ऑडिटर्स। ऑडिटर्स मतलब बेटे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, और जनरली ये सीए होते हैं बेटे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में ये मैंडेटरी है बेटा, ये कंपलसरी है कि हमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। ठीक है सर। तो बेटे आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी, आपको ये बात अच्छे से जाननी भी है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस को कॉमनली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। बेटे ये बेसिक रूल्स होते हैं, ये पैरामीटर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी अकाउंटिंग को ऑपरेट करते हैं। ये प्रिंसिपल्स हम ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म लेवल पर एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटे यूनिफॉर्म बेसिस पे बनाई जाती है। The Institute of Chartered Accountant of India has issued accounting standards to standardize the accounting practices
इंडिया में चलने वाली अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज किया जा सके, एक यूनिफॉर्म लेवल पे लाया जा सके, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जरूरी है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में भी लिखा गया है। ठीक है सर। बच्चों उसके बाद आपको ना ये फीचर्स इसके लिए पढ़ने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेटे ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कि सर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1, बेटे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। बेटे ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसी मशीन ने नहीं बनाए, ये बेटे मैन मेड है, हम लोगों ने ही बनाए हैं। बेटे ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस के अकॉर्डिंग जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं बिजनेसेस को करते वक्त, अकाउंट्स को बनाते वक्त, हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग को करते वक्त जो जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, जो जो एक्सपीरियंस होते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग वहां पर रूल्स बनाते हैं और वही हमारे लिए प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। बेटे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, therefore do not stand scrutiny like principles of natural science। बेटे आप ऐसे नहीं समझ सकते कि जो नेचुरल साइंस के अंदर प्रिंसिपल्स बना दिए गए, जैसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला बन गया H2O, उसके पीछे कोई लॉजिक लगा है, ऐसे बेटे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो टाइम टू टाइम जो है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए चेंजेस भी आते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखते हुए भी कुछ चेंजेस आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, जिसको हम लोग रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं। दे आर द बेस्ट पॉसिबल सजेशंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बेटे इस बात को आपको याद रखना है कि सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बनाए जाते हैं। दे आर रिकमेंडेड फॉर यूज बाय ऑल एंटरप्राइजेस टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। बेटे ये रिकमेंड किए जाते हैं कि आप इनको फॉलो करें, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटे यूनिफॉर्म लेवल पर यूनिफॉर्मिटी वहां दिखाई दे और आप उसको इजिली अंडरस्टैंड कर पाए, जिसको हम समझ पाए, बेटा इजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं। बेटा ऐसा नहीं है कि यहाँ चेंज नहीं आते, रिजिड नहीं होते ये। इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए हम लोग कभी कभी अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कुछ चेंजेस लाते हैं। ठीक है बेटे, तो accounting principles are not rigid but flexible. Whenever a situation arises that requires solution, accountant arrive at a reasonable decision which gradually becomes the accepted accounting principle। आपके सामने अलग अलग situations आती हैं, आपके सामने अलग अलग conditions आती हैं, तो accountant बेटा उन रीजनेबल कंडीशंस के अंदर ग्रेजुअली इनको एक्सेप्ट कर लेता है, बेटा वो इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। बेटे ये ना जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं, इनको हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तो हमारे लिए बेटा बेस है, हमारे लिए गाइड है, जिसको हम जनरली एक्सेप्ट करेंगे। बेटे हर अकाउंटेंट इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अपने अकाउंटिंग करते वक्त यूज करता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली the base and the guide for accounting and are generally accepted. The general acceptance of accounting principles usually depends on how it meets the criteria of relevance, objectivity and feasibility। बेटे ये वही वाले पॉइंट्स है जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये वही वाली बात है कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पर तभी आती है, जनरली एक्सेप्ट होते हैं कि ये देखा जाता है कि ये हमारे लिए कितने रेलिवेंस है, इनका कितना हमारे लिए रेलिवेंट है, ये हमारे किस ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे और कितना फीजिबल है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने हैं। आगे देखो बेटा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हुई बेटा, यहाँ से आपको देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। देखो बेटे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक एजम्पशंस और फंडामेंटल प्रपोजिशंस within which accounting function is carried out। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेटा बेसिक एजम्पशंस होती हैं, फंडामेंटल रूल्स प्रेपोजिशंस होते हैं, जिसके बीच जो हमें विद इन विच जो हमें अकाउंटिंग फंक्शन को परफॉर्म करने को बताता है कि हम अपने अकाउंटिंग फंक्शन को कैसे कैरी आउट कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, इन एजम्पशंस को देखकर, इन फंडामेंटल प्रेपोजिशंस को समझकर। अब हम बेटे आपके साथ धीरे धीरे कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे जो आपको समझना है। पॉइंट नंबर 2,
एक्सप्लेन ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। हमारी ना बुक्स के आगे लिखा भी है डबल एंट्री सिस्टम। हमारी बुक्स के आगे लिखा भी है बेटे डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है बेटे, हमारे पास जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है उसके ना दो इफेक्ट्स आते हैं बेटे। एक इफेक्ट डेबिट साइड आता है और एक इफेक्ट क्रेडिट साइड आता है। सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या है बेटे, अभी टाइम आने पर आपको समझाया जाएगा। बस आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हर ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होंगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। According to dual aspect concept, every transaction has two aspects, a debit and a credit of equal amount। जितने अमाउंट से डेबिट हुआ, जैसे मान लो 5,000 से डेबिट हो रहा है तो बेटे 5,000 से ही क्रेडिट होगा। इट मीन्स फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट एंड वाइस वर्सा। एक या एक से ज्यादा अकाउंट में भी हो सकता है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर, हर बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे सामने आएगी बेटे, उस ट्रांजेक्शन को हम दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, और अमाउंट सेम होता है। अमाउंट सेम होता है। ठीक है सर। बेटे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बेटे ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से देखना। ये कहता है कि आप एज एन अकाउंटेंट, बेटे बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। हमें बिजनेसमैन की अकाउंटिंग नहीं करनी, हमें बिजनेसमैन की अकाउंटिंग नहीं करनी बेटे, हमें तो बिजनेस की अकाउंटिंग करनी। हर बिजनेस का अपना एक नाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि हम लोग ना रिलायंस कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं, हम लोग रिलायंस कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं। तो बेटे हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम मुकेश अंबानी के अकाउंट्स बनाते हैं, हम तो उसके कंपनी के लिए अकाउंट्स बनाते हैं। तो बेटे बिजनेसमैन और बिजनेस दो डिफरेंट अलग अलग एंटिटीज होती हैं, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी होती हैं। हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, हमें बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखना होता बेटे, हम लोग तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर मतलब बेटे बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी, डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम बिजनेस। बेटे बिजनेस अलग होता है, प्रोप्राइटर अलग होता है। द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बेटे जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, बेटे वो रिकॉर्ड होगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोप्राइटर। बेटे प्रोप्राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर नहीं आएगा। यानी हमें जो भी अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटेंट जो भी अकाउंटिंग करेगा बेटे, ये अकाउंटेंट साहब जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, वहां पर बिजनेसमैन का कोई मतलब नहीं होता है। यानी सर ये अकाउंटेंट है रामलाल, अब रामलाल जो भी अकाउंटिंग करेगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, उसको बिजनेसमैन से कोई मतलब नहीं है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बेटे दोनों अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेटे, हम वो रिकॉर्ड करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोप्राइटर। ठीक है सर। बेटे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, एक्सप्लेन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बेटे इसको ध्यान से सुनो। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हम लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो बेटे हम ये सोच के बिजनेस शुरू नहीं करते कि हम अपने बिजनेस को इतने टाइम के बाद बंद कर देंगे। हम आज अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हम इसको 6 महीने बाद बंद कर देंगे, हम इसको 1 साल के बाद बंद कर देंगे, हम इसको 2 साल के बाद बंद कर देंगे। हम ऐसे थोड़ी सोचते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, इनडेफिनिट टाइम के लिए चलेगा, इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा, हम अपने बिजनेस को कभी भी बंद नहीं करेंगे। तो बेटे अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम्ड, ये एज्यूम किया गया दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस को कंटिन्यू रखना है फॉर अ फोरसेबल फ्यूचर।
हम बिजनेस को आगे आने वाले फ्यूचर के लिए हमेशा कंटिन्यू रखेंगे एंड देयर इज नो इंटेंशन, और हम ऐसी कोई इंटेंशन नहीं अपने माइंड में लाएंगे, हम ऐसी कोई इंटेंशन अपने साथ नहीं रखेंगे टू क्लोज और स्केल डाउन द ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, कि हम अपने बिजनेस को बंद करें या हम अपने बिजनेस को बेटा बंद कर दें। हाँ बेटा, तो हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, और मैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में आपको कह रहा था कि हम जब भी कभी अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो बेटे इस बात को एज्यूम करेंगे कि हम अपने बिजनेस को आगे आने वाले फ्यूचर में हमेशा कंटिन्यू करेंगे। हम कभी ऐसी बात नहीं सोचेंगे कि हम अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं या उसके स्केल को कम कर रहे हैं। स्केल डाउन द ऑपरेशन का क्या मतलब होता है कि मान लो मैं एक महीने में 2 लाख यूनिट्स बनाता हूँ, तो बेटे मैं तो फ्यूचर के अंदर उन यूनिट्स को इंक्रीज करना चाहूंगा। मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि बस यार अब 1 साल के बाद ना मैं 1 लाख यूनिट्स बनाऊंगा, फिर उसके 1 साल के बाद 50,000 बनाऊंगा, फिर मैं अपने बिजनेस को बंद कर दूंगा। यानी 2 लाख यूनिट से 1 लाख, 1 लाख से 50,000, फिर मैं अब बंद कर दूंगा। मैं स्केल डाउन नहीं करूंगा, मैं हमेशा सोचूंगा कि मैं अपने बिजनेस के स्केल को इंक्रीज करूं। मैं कभी भी अपने बिजनेस के स्केल को कम करने की बात नहीं सोचूंगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस एक बार स्टार्ट होता है तो बिजनेसमैन यही समझता है कि बिजनेस हमेशा कंटिन्यू चलेगा। बिजनेस को चलाने वाले चेंज हो सकते हैं लेकिन बिजनेस हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अभी हम लोगों ने आपके साथ 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया। ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में मैंने बताया हर ट्रांजैक्शन बेटे 2 जगह रिकॉर्ड होगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का मतलब अभी मैं आपको कुछ टाइम के बाद बता दूंगा। वैसे डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट का मतलब होता है राइट हैंड साइड। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी में होते हैं। हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। बेटे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि बिजनेस हमेशा फ्यूचर के अंदर चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, और हम ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि हमारा बिजनेस बंद हो जाए। ठीक है सर। बेटे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटे आपने एज अ बिजनेसमैन एक लैंड परचेज करी। बेटे लैंड परचेज करी आप लोगों ने बच्चों 10 लाख रुपए की 2020 में। बेटे अगर मान लो 2021 में इसकी वैल्यू मतलब इसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपए हो गई, तो ऐसा नहीं है कि हम 2021 से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको 15 लाख दिखाने लगेंगे। बेटे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको 10 लाख ही दिखाएंगे। हम जिस प्राइस पर एसेट को परचेज करते हैं जो उसकी बुक वैल्यू होती है, हम बेटे उसी प्राइस के ऊपर इसको दिखाते रहेंगे। हम मार्केट वैल्यू में आने वाले किसी भी फ्लक्चुएशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते, चाहे इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए चाहे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाए। हम बेटे इसको ना इंक्रीज में दिखाएंगे ना डिक्रीज में दिखाएंगे। हमारे पास जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू हमने खरीदी थी, जो हमने परचेज करते वक्त इसकी वैल्यू को दिया था, जो पैसा दिया था, हम उसी के ऊपर इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, assets are recorded in the books of accounts at the price paid to acquire them, and it is the basis for all the subsequent accounting of the assets। जो प्राइस आपने उसको परचेज करते वक्त पे किया था, जो आपने उसको प्राइस परचेज करते वक्त दिया गया था, एक्वायर करते वक्त दिया था, बेटे आप उसी पर उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे, और पूरी अकाउंटिंग के अंदर आप एसेट्स को उसी प्राइस पर दिखाएंगे बेटा। ठीक है, इट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट्स। ठीक है बेटे, ठीक है बेटा, आगे देखो। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास बेटे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बेटे ध्यान से देखना, हमारे पास 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है। 1 साल के लिए हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है बेटे, या तो हम कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स बना लें, या बेटे हम लोग फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स बनाएं। कैलेंडर ईयर होता है बेटा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, और फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। तो आपके ऊपर है कि आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर अपनी बुक्स बनाते हैं,
या बेटे आपके ऊपर है कि आप 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अपनी बुक्स बनाते हैं, ये आपके ऊपर है। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, life of the business is broken into smaller periods, say 1 year, so that its performance is measured at regular intervals. हम अपने बिजनेस की लाइफ को स्मॉलर पीरियड्स में बेटे डिवाइड कर लेते हैं, जनरली 1 साल में डिवाइड कर लेते हैं, और बेटे हम उस रेगुलर इंटरवल के अंदर अपने बिजनेस की लाइफ को मेजर करते हैं, उसके रिजल्ट को मेजर करते रहते हैं कि हमारे को बेटे उस 1 साल के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 देखेंगे बेटे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं कि बेटे हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं। बेटे आप ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते जिसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, क्वालिटी ऑफ मैनेजर। क्वालिटी ऑफ मैनेजर, बेटे मैनेजर की क्वालिटी तो उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बताती है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे मैनेजर की क्वालिटी 1 लाख रुपए के बराबर है, आप उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटे जिसको आप मनी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिर्फ उसी को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है सर। बेटे पॉइंट नंबर 11 ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं लास्ट क्लास में, चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी डिस्कस। चैप्टर नंबर 4 एक्रूअल कॉन्सेप्ट और कैश कॉन्सेप्ट के बीच में आपको कौन डिफरेंस मैंने बताया। चैप्टर नंबर 4 ये ऑलरेडी डिस्कस है। तो बेटे अभी हम लोगों ने एक्रूअल कॉन्सेप्ट देख लिया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट देख लिया, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट देखा, हिस्टोरिकल कॉस्ट देखा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट देखा, गोइंग कंसर्न देखा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मीनिंग और ड्यूअल एस्पेक्ट देखा। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, अब बच्चे ना जल्दी से